हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में। और रिएक्शन मैकेनिज़्म स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया था। तो आज का जो लेक्चर है हम लोगों का वो रहेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट के लिए, दैट इज़ योर कार्बोकैटायन, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज कार्बोकैटायन। तो देखिए बेटा, कार्बोकैटायन होता क्या है? एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। और अगर ये इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्पीशीज which is formed during the reaction and destroyed before the completion of reaction। तो ये वो स्पीशीज़ है जो रिएक्शन जब स्टार्ट हुई, आपकी इनिशिएट हुई रिएक्शन, तो ये उस टाइम पे बनेगी रिएक्शन के टाइम पे, और रिएक्शन के टाइम में ही क्या कर जाएगी, ये डिस्ट्रॉय कर जाएगी। तो कार्बोकैटायन एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। मैं इसलिए इसको वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक के अंदर में दिखाइए ज़्यादातर रिएक्शन जो आपका कार्बोकैटायन से होकर जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे स्टेबलाइज करता है, तभी आप इसका एप्लीकेशन कर पाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म्स के अंदर में, ठीक है। तो जो आज का पूरा लेक्चर रहने वाला है, मेरी जो लेक्चर सीरीज रहने वाली है आज वाली, वो रहेगी कि किस तरीके से कार्बोकैटायन आपका स्टेबलाइज करता है, ओके। तो उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले कार्बोकैटायन होता कैसा है। तो कार्बोकैटायन बेसिकली क्या आपका कार्बन पर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है, कार्बन पर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। अब अगर ये कार्बन पर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है तो इस पर अगर आप एक ग्रुप देख रहे हो, ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नाउ जब ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपकी और वेकेंट ऑर्बिटल है, तो एक तरीके की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ के बारे में इससे पहले पिछले जो लेक्चर्स हुए उनमें बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोफाइल जो था तो वो ये भी एक तरीके की ऐसी स्पीशीज उसी तरीके की जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और दूसरा इसके अंदर में सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो बॉन्ड पेयर हैं ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इसके पास में, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, और सारे के सारे पेयर्ड हैं, ये सारे के सारे पेयर्ड हैं। तो इसीलिए इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो जो इसकी अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है। और साथ में जो बॉन्ड एंगल है, हर एक बॉन्ड एंगल है, वो बॉन्ड एंगल आपका जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे दैट इज़ 120 डिग्री। जो बॉन्ड एंगल होने वाला है यहाँ पे आपका 120 डिग्री का होने वाला है। नाउ सिंस इसके पास में एक वेकेंट p ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वेकेंट p ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट करते हैं, इट इज़ एन काइंड ऑफ लुईस एसिड। तो लुईस एसिड कौन सी स्पीशीज़ होती है, जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो एक कार्बोकैटायन स्पीशीज़ होने वाली है आपकी, वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होने वाली है। यानी रिएक्शन में जब बन नहीं होगी तो उसके बाद इस पर कोई रिएजेंट आके अटैक करेगा, कोई देने वाला ग्रुप इस पर अटैक करने वाला है, ठीक है, या रीअरेंजमेंट जो भी चलेगा इसके अंदर में हम देखेंगे किस तरीके से होगा। अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स जो XYZ ग्रुप लगे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये दो तरीके के हो सकते हैं। अगर XYZ आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हुए, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हुए, अगर आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हुए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करेंगे, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करवाएंगे। स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, ठीक है। और अगर XYZ आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुए, अगर ये XYZ आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुए, इफ दिस स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हुए आपके तो ये स्पीशीज़ को डिस्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये कैसा करेंगे आपका, डिस्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग इन पॉइंट्स को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि एक बारी और कि आपके पास में जो कार्बोकैटायन स्पीशीज़ है वो है कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज विद वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करती है, और साथ ही साथ आपका लुईस एसिड भी है। लुईस एसिड यानी वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है। उसके अलावा अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी कितना है आपका 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो हम लोगों को डिस्कस करनी है वो है XYZ के नेचर को लेकर के। एक तो या तो ये XYZ आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है या XYZ आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ के चलना है कि किस तरीके से इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हमें देखना है, ओके। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो स्टेबलाइज कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग देखेंगे रीअरेंजमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो जो रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो रीअरेंजमेंट के बेसिस पे स्टेबिलिटी को समझाएंगे, माइग्रेशन वगैरह जितना भी आएगा उसमें। तो नाउ अब जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कार्बोकैटायन आपके स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है मैं मतलब मोस्ट स्टेबल से लेकर लीस्ट स्टेबल की तरफ लिखूंगा, ठीक है। जो तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं, तो हेडिंग डाल देना आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो हर एक फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन इस पर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, वो इसको स्टेबलाइज करेगा, सीधी सी बात है। तो सबसे पहला है आपके पास में डांसिंग रेजोनेंस का, इस तरीके की स्पीशीज़, ठीक है। इसको समझना, ये आपका कहलाया जाता है डांसिंग रेजोनेंस स्पीशीज़। नाउ इसके अंदर में होता क्या है कि अगर हम बात करें ये वाला जो बॉन्ड एंगल है आपका, दिस इज योर 60 डिग्री बॉन्ड एंगल, ठीक है। आपके पास में 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है, और जैसा कि मैं आपको कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री के बारे में बात बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपके पास में एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, यहाँ के पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये जो 60 डिग्री है यहाँ पे, इस पर मोस्टली आपका जब p कैरेक्टर इन्वॉल्व है, क्योंकि हर एक बॉन्ड का अपना एक कैरेक्टर भी होता है। सिंस इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रिंग में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में किस तरीके से स्टेबिलिटी देखते हैं हम लोग। तो सिंस इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो रिंग के बाहर अंदर बॉन्ड एंगल कम है, तो अगर अंदर बॉन्ड एंगल कम है तो इसका मतलब वहाँ p कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यानी बॉन्ड पर आपका p कैरेक्टर ज़्यादा है, और बाहर रिंग के बाहर जो आपका वहाँ पे आपका s कैरेक्टर ज़्यादा रहने वाला है। तो ये क्या करेगा, इसके p इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इंट्रैक्शन शो करेंगे, ओके। नाउ इसी इंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है आपका, ये कार्बोकैटायन स्पीशीज स्टेबलाइज हो सकती है। यानी इसको हाँ बना कैसे सकते हैं हम लोग, इस तरीके से शो कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये जनरली आपका सिग्मा से, ये आपका कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है। इस तरीके के क्वेश्चन अभी ट्रेंड में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एडवांस में 2017 में क्वेश्चन देखा था कि ऑर्बिटल इंट्रैक्शन के बारे में पूछा गया, बाकी गेट नेट में तो पूछता ही है। तो कार्बन कार्बन का जो आपका सिग्मा बॉन्ड है ये इंटरेक्ट कर रहा है वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन से, वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन से, और इसी वजह से क्या हो रही है, ये स्पीशीज़ आपकी स्टेबलाइज कर रही है। वेकेंट p ऑर्बिटल से इंट्रैक्शन होने के बाद की वजह से ही आपकी ये वाली स्पीशीज़ आपकी स्टेबलाइज कर पा रही है। तो पहला केस तो ये है। तो इससे अगर हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करें कुछ स्पीशीज़ के अंदर में इस तरीके की, ये CH2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस पर आपकी 3 रिंग हैं लगी हुई, ऊपर बना देता हूँ मैं थोड़ा सा। अगर इन तीनों स्पीशीज़ में स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग, ओके, अगर इन तीनों स्पीशीज़ में हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट वाली में जो आपके पास में एक रिंग लगा हुआ है आपका, सिंपल आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का A वाले का स्ट्रक्चर ऐसा है आपका, है ना। और B वाले का जो स्ट्रक्चर है इसमें आपके पास में 2 रिंग लग रखी है, और C वाले में आपके पास में 3 रिंग रखी है, ये C वाला स्ट्रक्चर है आपका। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी के ऑर्डर को डिफाइन करें, यहाँ पे स्टेबिलिटी के ऑर्डर को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ए वाला आपका लेस स्टेबल है इन कंपेरिजन टू बी एंड इन कंपेरिजन टू सी आपका मोस्ट स्टेबल है। एंड रीज़न क्या है, रीज़न इज सिंपल, डांसिंग रेजोनेंस। तो डांसिंग रेजोनेंस होने की वजह से आपका ये स्टेबिलिटी ऑर्डर जनरेट होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। याद रखना कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन होंगे वो इस स्पीशीज़ में होंगे, इवन ये एरोमेटिक स्पीशीज़ से भी ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं। तो नेक्स्ट जो स्पीशीज़ है हमारे पास में, तो नेक्स्ट जो स्पीशीज़ है हम लोगों के पास में वो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए, दैट इज एरोमेटिक पार्ट, एरोमेटिक। तो अगर कार्बोकैटायन आपका एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, एरोमेटिसिटी पे मैं लेक्चर डालने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो उसको देख लेना आप लोग। तो उसमें पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एरोमेटिसिटी होती क्या है, ओके। तो अगर एरोमेटिक सिस्टम की बात करें हम लोग, इस तरीके का जो सिस्टम है जो कि कैसा होता है, मैं थोड़ा बहुत हिंट बता देता हूँ आप लोगों को।
जो कि आपका साइक्लिक नेचर का होता है, ठीक है, प्लेनर होगा, कंजुगेटेड होगा और 4n+2 पाई रूल, हक्कल रूल को फॉलो करेगा। अगर ये बातें किसी के अंदर में 4n+2 पाई रूल को फॉलो करने वाली बातें हैं, सबके अंदर में कंजुगेशन इन्वॉल्व है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड सिस्टम है और 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या रहने वाली है आपकी, एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से सोन, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू होगी। ओके, अगर ये फॉलो करता है आपका इस तरीके का तो वो सिस्टम आपका एरोमेटिक कहलाया जाता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, साइक्लिक प्रोपाइल जो सिस्टम है, साइक्लो प्रोपाइल सिस्टम में जो आपका सिस्टम है, इसको देखें इसकी स्टेबिलिटी को, तो आपके पास में ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है। दूसरा, हर एक कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हर एक कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम जो जहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, वो सिस्टम आपका प्लेनर नेचर का होता है। sp और sp2 वाले आपके प्लेनर नेचर के होते हैं। sp3 में क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन एटम आ जाता है। तो sp2 जितना भी सिस्टम होगा वो आपका प्लेनर होगा। नाउ इसके अंदर में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कंजुगेशन में भी इन्वॉल्व है, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कंजुगेशन इन्वॉल्व है। तो और साथ ही साथ क्या कर रहा है आपका, साइक्लिक हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, ठीक है, और ये अल्टरनेट बॉन्ड आपका पॉजिटिव चार्ज के साथ में कंजुगेशन में, और साथ ही साथ आपका फॉलो कर रहा है 4n+2 पाई रूल। 4n+2 पाई की बात करें तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, तो 4n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0, तो n की वैल्यू भी कितनी आएगी आपके साथ 0, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 0 आती है तो सिस्टम कैसा हो जाता है आपका, एरोमेटिक सिस्टम हो जाता है। तो ये सिस्टम कैसा है आपका, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक सिस्टम आपके स्टेबलाइज्ड होते हैं, तो इसीलिए ये वाला कार्बोकेटाइन स्पीशीज़ भी क्या होती है आपकी, स्टेबलाइज होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी देख सकते हो आप लोग, तो ये भी आपका जो ट्रोपाइलियम कैटायन है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर एरोमेटिक सिस्टम। तो अगर आपके पास में एरोमेटिक सिस्टम है तो उस पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज साइक्लिक होने की वजह से, प्लेनर होने की वजह से, कंजुगेशन होने की वजह से और 4n+2 रूल फॉलो करने की वजह से आपका स्टेबलाइज कर सकता है। नाउ ये दो केस तो थे हम लोगों के पास में जहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वन इज डैम्पिंग रेजोनेंस एंड सेकंड वन इज योर एरोमेटिक सिस्टम। नाउ थर्ड जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, थर्ड जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज योर मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो थर्ड डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर मेसोमेरिक इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, मैंने आपको शुरू में लेक्चर के स्टार्ट होते ही पहले बता दिया था कि कार्बोकेटाइन वो स्पीसीज होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर मान लो आपके पास में कोई भी ऐसा ग्रुप आ रहा है जो कि आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होने वाला है दैट इज बिकॉज ऑफ द कंजुगेशन। कोई सिस्टम पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और उसकी वजह से क्या करेगा आपका, ये स्टेबलाइज करेगा। तो हम देखेंगे कि ऐसे भी सिस्टम्स आपके हाईली स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन को हाईली स्टेबलाइज करते हैं। तो जैसे ये है आपके पास में, ये NH2 है और यहाँ पे आपके पास में CH2+। तो अगर ये बेंजीन रिंग की बात करें, यहाँ पे इन दोनों के रिलेटिव पोजीशन देखें तो एक दूसरे के पैरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। तो यहाँ से नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा यहाँ पे, और ये इधर आएगा आपका, ठीक है, और ये फॉर्म करेगा इस तरीके से, रेजोनेंस इसका ये इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, CH2 पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर आएगा। तो देखिए जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन था, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को स्टेबलाइज किया, और इसी फिनोमेनन को बोलते हैं हम लोग प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। और ये जो प्लस एम इफेक्ट है एरोमेटिक सिस्टम के केस में, यानी बेंजीन रिंग के केस में आपका ये ऑपरेट होता है, ऑपरेट्स ओनली थ्रू एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑपरेट्स ओनली थ्रू एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ओके, नाउ अगर यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो हमेशा रहने वाला है। ओके, वो तो हमेशा रहने वाला है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के राउंड चलेगा, तो इंडक्टिव भी है। बट लेकिन यहाँ पे आपका प्लस एम इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट आपका डोमिनेटिंग है। ओके, तो इसकी वजह से भी आपका कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि हमेशा कहाँ से ऑपरेट होने वाला है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन से आपका ऑपरेट होने वाला है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। तो चलिए इन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो केस है हमारे पास में, एक में आपका नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन हो सकता है यहाँ पे, और एक तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन से डोनेशन हो सकता है। तो दोनों में आपका प्लस एम इफेक्ट लग सकता है, क्योंकि दोनों में आपके पास में क्या प्रेजेंट है, दोनों में आपके पास में लोन पेयर डोनर ग्रुप लगे हुए हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसको स्टेबलाइज कर रहा है, और ऑक्सीजन, लेकिन इन दोनों में जो स्टेबलाइजेशन होगा ज़्यादा वो यहाँ पर होगा,
क्योंकि जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप देखो, दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों कंजुगेशन में, ठीक है। इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है और इसके पास फील्ड ऑर्बिटल है, इसी तरीके से एक में वैकेंट पी ऑर्बिटल और एक में फील्ड ऑर्बिटल है, तो दोनों ही आपके कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जहाँ पर डोनेशन बहुत अच्छा होगा। नाउ अगर हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी आपकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, अगर आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो देने की टेंडेंसी कम होगी। अगर देने की टेंडेंसी कम होगी तो वो इतना स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा जितना आपका नाइट्रोजन स्टेबलाइज करेगा। अगले केस में अगर हम लोग देखें, इन दोनों के केस में दोनों में आपका OH ग्रुप लगा है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपके पास में प्लस M इफेक्ट है, जो प्लस M इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑर्थो और पैरा से ऑपरेट होगा। तो अगर ऑर्थो पैरा से ऑपरेट होगा तो यानी इस तरीके से हम लोग इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये आपका मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, ये आपका पैरा है, ये ऑर्थो और ये मेटा है, फिर ये पैरा है, तो ये आपका मेटा पोजीशन पे लगा है और मेटा पोजीशन पे आपका सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट रहेगा या +I इफेक्ट रहेगा। अब जो कि यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो जो ऑक्सीजन है, कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी 2.5 है। अब यहीं पे समझ लीजिए, और जो ऑक्सीजन है दैट इज़ द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल और इसकी 3.5 है पॉलिंग स्केल में। तो जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कौन सा इफेक्ट बोलते हैं इसको हम लोग, -I इफेक्ट है ना। और -I इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है हमेशा। तो -I इफेक्ट आपका यहाँ पे डोमिनेट कर रहा होगा, इस वजह से क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन आपका डिस्टेबलाइज करेगा। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देख के इसको स्टेबलाइज कर रहा है प्लस M इफेक्ट की मदद से। यहाँ पे आपका प्लस M इफेक्ट चल रहा होगा, इसकी वजह से आपका कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दिस वन विल बी मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू दिस वन। नाउ नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्लोरीन है, अगर जिस सही से नहीं समझ में आ रहा तो दिस वन इज क्लोरीन। तो क्लोरीन की बात करें और OMe की बात करें, ईथर ग्रुप की बात करें हम लोग, तो अगर हम इनमें देखें तो इसके केस में आपका क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से स्टेबिलिटी दे रहा है, यानी ये आपका +R इफेक्ट शो करता है। उसी तरीके से OMe भी आपका इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, कंजुगेशन में जा रहे हैं ऑक्सीजन के लोन पे। लेकिन जो क्लोरीन है, जो हैलोजन है, हैलोजन फैमिली है, जो हैलोजन फैमिली है, यानी जो कौन सी वाली आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाली फैमिली, इसमें -I इफेक्ट डोमिनेट करता है प्लस M या +R पे। इस पे -I आपका डोमिनेट करेगा प्लस M या +R पे। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं न्यूक्लियस के लिए, एरोमेटिक रिंग के लिए। ये रिंग को क्या करते हैं, -I से डीएक्टिवेट करते हैं, यानी रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहे हैं लेकिन -I इफेक्ट इनका क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। लेकिन यहाँ पे आपका +R डोमिनेट करता है किसको, +R डोमिनेट करेगा -I को, क्योंकि ऑक्सीजन का भी, ऑक्सीजन ग्रुप का भी -I अभी थोड़ी देर पहले समझाया। लेकिन +R जब डोमिनेट कर रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका ये कार्बोकेटाइन आपका ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो देख लीजिए इन एग्जाम्पल्स को एक बारी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और करवाता हूँ मैं आपको। चलिए इन क्वेश्चंस में देखते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं। तो अगर हम इस केस में बात करें तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है यहाँ पे। अगेन ये पैरा पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आपका डोनेट कर रहा है। आप लोग इस तरीके भी सीख सकते हैं कि एक बारी आपने सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए और वीडियो को बीच में पॉज कर दिया, क्योंकि आपके पास में टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का आप पूरा यूज़ कीजिए। वीडियो को बीच में पॉज कर दीजिए, फिर अपने आप से क्वेश्चंस लगाइए कॉन्सेप्ट्स को करने के लिए, फिर देखिए कि आप लोग सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, और तब आपको वीडियो पॉज करने के बाद फिर प्ले कीजिए, तब आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और CH2+ को स्टेबलाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ +R या +M इफेक्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पे, है ना, इसको देखना है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे बना रखा है मैंने, लेकिन नाइट्रोजन जो है इधर भी डोनेशन कर रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज द केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है। अब सर ये क्रॉस कंजुगेशन होता क्या, देखो क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है बच्चों, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ठीक है, और ये भी आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है। मान लो क्या है, एल्कीन डाइब्यूटाडाइन हो गया। अब यहाँ ध्यान देना आप लोग, एक और जोड़ देते हैं और समझ में आ जाएगा, यहाँ से जोड़ देते हैं इस तरीके से, ठीक है, लीनियर कंजुगेशन। तो अगर हम बात करें इस वाले बॉन्ड की, तो ये बॉन्ड इसके साथ भी कंजुगेशन में और ये बॉन्ड यहाँ से भी कंजुगेशन में। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूँ, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस वन इज़ 3, तो 1 2 के साथ कंजुगेशन में, 1 3 के साथ कंजुगेशन में, लेकिन 2 और 3 आपस में कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, 1 2 के साथ कंजुगेशन में, 1 3 के साथ कंजुगेशन में, लेकिन 2 और 3 आपस में कंजुगेशन में नहीं है। तो जब क्या होता है कि एक बॉन्ड, एक सिस्टम
दो के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन वो दो आपस में कंजुगेशन में नहीं है, इसी सिस्टम को हम लोग क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपका सिर्फ पाई बॉन्ड के साथ नहीं है, चार्ज के साथ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ भी हो सकता है। तो जैसे कि इस केस में देखिए, इसमें तो तीनों के तीनों आपस में कंजुगेशन में है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर कंजुगेशन। ये तो आपका लीनियर कंजुगेशन है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है ना, लीनियर एक्सटेंडेड कंजुगेशन, लीनियर एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ठीक है, और ये वाला जो आपका क्रॉस कंजुगेशन। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो केस है आपके पास में, इस वाले केस में ये नाइट्रोजन के लोन पे रिंग के साथ भी कंजुगेशन में, और ये नाइट्रोजन के लोन पे इस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ में भी कंजुगेशन में, अमाइड है ना ये, तो ये नाइट्रोजन के लोन पे इस कार्बोनाइल के साथ भी कंजुगेशन में। लेकिन ये कार्बोनाइल का पाई बॉन्ड और रिंग आपस में कंजुगेशन में नहीं है। ठीक है, और ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। अब होता क्या है इस क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम से? देखिए, जितने लोन पे नाइट्रोजन वहाँ दे पाता, जितने नाइट्रोजन यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन पेयर इस रिंग को दे पाता ताकि इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, उतने नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके अब लोन पेयर क्या हो गए, इस वाले ये जो सिस्टम है इसके साथ भी कंजुगेशन में जा चुके हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, जितनी स्टेबिलिटी वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन पेयर देकर, उतनी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपका ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन, ये कॉन्सेप्ट जो है आपका क्रॉस कंजुगेशन का है। तो क्रॉस कंजुगेशन की वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इस वाले केस में। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना बच्चों, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर भी कंजुगेशन में, रिंग की तरफ भी कंजुगेशन में, मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर जो इधर भी कंजुगेशन में, और ये रेड वाले से मैं इसका नीचे वाला दिखा देता हूँ, और नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या इधर भी कंजुगेशन में। तो जितने लोन पेयर नाइट्रोजन को देने चाहिए था रिंग पर, उतने इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे पाएगा। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन का वो है पार्ट है, इस वजह से आपका ये रिंग इस कार्बोकैटायन को इतना स्टेबलाइज नहीं कर पा रही है। ओके, नाउ दूसरे इस केस में तो सिंपल क्या था, इसमें आपका सिंपल कंजुगेशन की वजह से कार्बोकैटायन आपका स्टेबलाइज कर रहा था। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आप लोगों के पास वो ये है कि ये जो OMe ग्रुप लगा है बेटा आपका, ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा है कार्बोकैटायन के उससे। ठीक है, ये ऑर्थो ग्रुप पे लगा है, ये पैरा हो गया, ये ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया और ये पैरा हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्थो ग्रुप पोजीशन पे लगा हुआ है। तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आपका हमेशा क्या होता है? कंजुगेशन होता है। ऑर्थो और पैरा पे आपका हमेशा कंजुगेशन होता है। ठीक है, और कंजुगेशन की वजह से क्या होगा, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करेगा। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है मैं दिखा भी देता हूँ, आई होप आपको विजिबल होगा रिंग। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखना आप लोग, ये OMe ग्रुप जो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर कंजुगेशन में गई इसके साथ ऐसे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो रिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ऑक्सीजन के, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं ऑक्सीजन के, ये आपके कंजुगेशन में जा रहे हैं रिंग के साथ में CH2 ग्रुप पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं CH2 ग्रुप पर। ओके, और इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका, ये CH2 पर जो पॉजिटिव चार्ज है स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, ये आपका ऑर्थो पोजीशन से। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इस वाले सिस्टम की बात करें, ये वाला सिस्टम लग गया आपका मेटा पोजीशन पे, ये मेटा पोजीशन है। ठीक है, और मेटा पोजीशन पे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट ऑपरेट होता है, ऑर्थो और पैरा पे आपका +R और +M ऑपरेट होता है। तो अगर इन दोनों की बात करें हम लोग, तो ये ज़्यादा आपका स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ है आपके पास में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग कार्बोकैटायन स्पीशीज़ क्या होती है, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कैसे करते हैं हम लोग। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि ऑन द बेसिस ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। सेकंड हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी की जो कार्बोकैटायन आपके एरोमेटिक स्पीशीज़ में पाए जाएंगे वो आपके हाईली स्टेबल होंगे। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि +M इफेक्ट की मदद से किस तरीके से हम लोग कार्बोकैटायंस को स्टेबलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एरोमेटिक सिस्टम में डिफरेंट पोजीशंस पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को भी देखा। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से अदर फैक्टर्स जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज भी करते हैं, डिस्टेबलाइज भी करते हैं, उन सबको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। वन मोर थिंग, मैं इस चीज़ पर इतना इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कहीं पर भी रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन स्पीशीज़ मिले उसको आप अच्छे से डील कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का। सो आई होप आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी वीडियो से। तो कीप शेयरिंग अस, कीप स्टे विद अस, बी ट्यून्ड विद अस, एंड थैंक यू सो मच।